हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 23 एंड 24 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। हमारा टारगेट है कि जितने भी करंट अफेयर, जितने भी टॉपिक्स न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है, हम उनको लिंक करते हैं स्टैटिक जीके के साथ और देन फिर जो है वो हम उनको प्रेजेंट करते हैं आपके लिए। तो इसमें सोर्सेज की अगर हम बात करें न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस ऑल इंडिया रेडियो। एंड साथ में हमारा फोकस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी है। जिस तरह से अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह से ही हम करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस पीडीएफ फाइल आपको हमारे ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे आसियान नेशंस के बारे में। आसियान क्यों न्यूज़ में है, सबसे पहले ये समझते हैं, देन उसके बाद बेसिक बात करेंगे और जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो आप डायरेक्ट जो है मेंस में लिख सकते हैं। और इवन ये भी हम साथ के साथ में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो हम मेंस में या प्रीलिम्स में कंटेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, आसियान की अगर हम बात करें तो रिसेंटली क्या हुआ है, 4th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एक्सपर्ट, ये मीटिंग, ये ADMM जो है वो प्लस मीटिंग है, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली में, जिसमें फोकस किया जा रहा है काउंटर टेररिज्म, वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म की ये मीटिंग है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस की। तो ये कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में। तो ये हो गया करंट कि क्यों न्यूज़ में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहा है और कितना इन डेप्थ में करंट पूछा जा सकता है वो भी हम साथ में एनालाइज करते हैं। देखो, टेबल टॉप काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज ये कहाँ पर होगी, मलेशिया में होगी 2026 में। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक जो हमें याद करना है कि टेबल टॉप काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कहाँ पर होगी, मलेशिया में 2026 में। उसके बाद नेक्स्ट है फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंडिया में होगी 2027 में। तो ये यहाँ पर डिसाइड किया गया, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट रहते हैं दोनों के दोनों, जो आपको याद करके रखने हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेबल टॉप काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जो है वो आसियान जो ये डिफेंस मिनिस्टर प्लस है इनकी कहाँ पर होगी, तो याद रखना ये होगी मलेशिया में। और फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो इंडिया में होगी 2027 में। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें 2024 से 27 तक इंडिया और मलेशिया, ऐसा क्यों कहा हो रहा है कि एक एक्सरसाइज मलेशिया में हो रही है और एक इंडिया में हो रही है, क्योंकि इंडिया और मलेशिया दोनों जो है वो अज्यूम करेंगे को चेयरमैनशिप ऑफ EWG, ठीक है, ऑन CT काउंटर टेररिज्म। मतलब टेररिज्म को काउंटर करने के लिए दोनों जो है वो EWC, जो आपका EWG है उसकी चेयरमैनशिप को जो है वो को चेयर करेंगे। मतलब एक तरह से दोनों मिलकर जो है वो 2024 से लेकर 27 तक जो है वो चेयरमैनशिप संभालेंगे। तो दैट्स वाई ये दो एक्सरसाइज अलग अलग जो है वो देश में होगी। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूरोपियन यूनियन ना, जो यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 मेंबर्स है, ठीक है, याद रखना यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स है, 27। उन्होंने जो है वो होस्ट किया वर्कशॉप को न्यू दिल्ली में, ठीक है, जिसमें ये फोकस कर रहे हैं प्रिवेंटिंग एंड काउंटरिंग वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। जिस तरह से हम लेफ्ट विंग की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, ये एक्सट्रीमिज्म देख रहे हैं। जैसे कि अगर कॉमन इश्यूज़ अगर हम बात करें, लाइक नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ होगी, नक्सलिज्म हो गया, अर्बन नक्सलिज्म हो गया, तो इन सभी को एड्रेस करने का। प्लस इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो है वो काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन भी यहाँ पर रहेगा। तो हम इसको भी एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब देखो, हम इसको कैसे अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इंडिया सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं, अपने जो जैसे हमारे यहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं मॉइस्ट को किल करने के लिए जो हमारे काउंटर ऑपरेशन चल रहे हैं, एक तो वो हो गया। सेकंड, उसके बाद हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी लेकर चल रहे हैं। तो हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी लेकर चल रहे हैं काउंटर टेररिज्म, मतलब टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। तो ये हम एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है, कि नेशनल लेवल पर क्या इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या इनिशिएटिव है, रीजनल लेवल। तो रीजनल लेवल पर बता सकते हैं ग्राउंड ऑपरेशन, नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो सभी स्टेट्स के साथ कॉपरेशन, और इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो मल्टी नेशन कॉपरेशन। लाइक जैसे अगर हम बात करें अभी यूरोपियन यूनियन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सभी से हमारी बातचीत चल रही है। देन उसके बाद आसियान है क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन को प्रमोट करती है। तो 3 एंड हो गए, याद रखना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी। जब भी आपको ऐसा कोई लिखने के लिए आता है ना, तो आप अलग से मोटो या विज़न बिल्कुल अलग से लिखें। ऐसे इंट्रोडक्शन के बाद विज़न मोटो अलग लिखें, फिर उसके बाद बता सकते हैं कि वन विज़न वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। तो ये जो है वो इसका मोटो है।
और इसको एस्टेब्लिश किया गया है 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में, और बैंकॉक डिक्लेरेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो इसमें 10 मेंबर्स हैं। अब 10 मेंबर्स किस तरह से ज्वाइन हुए वो समझते हैं। तो देखो हेडक्वार्टर तो इसका जकार्ता इंडोनेशिया में, पहले आपको याद रखना है। JI से आपको याद कर सकते हैं, ठीक है, JI या फिर IJ। मेंबर्स IJ भी होता है, तो IJ के इससे इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 10 मेंबर्स है इसमें, जिसमें अगर हम फाउंडिंग मेंबर्स को बात करें तो दैट इज़ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट ऐड हुआ है ब्रुनई 1984 में ऐड हुआ था, वियतनाम 1995 में ऐड हुआ था, ठीक है, लाओस और म्यांमार 1997 में, कंबोडिया जो है वो 1999 में। तो लेटेस्ट मेंबर कंबोडिया है जो इसमें ज्वाइन हुआ है। अभी ये 11 मेंबर हो गए हैं, तो वो भी आपको याद रखना। तो जो लेटेस्ट मेंबर बना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद देखो एक अभी ऑफिशियली अनाउंस हुआ है या नहीं, बट लेकिन अभी न्यूज़ में था कि 11th मेंबर बन रहा है। देन उसके बाद देखो इसमें क्या है आपको जो याद रखना है, ठीक है, एक पॉइंट और, कि म्यांमार में ना क्राइसिस चल रहे हैं, तो म्यांमार में जो आसियान का समिट होना था उसको पोस्टपोन कर दिया 2026 का, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो देखो इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 2022 का डाटा है 662 मिलियन, और जीडीपी अगर हम बात करें तो 3.2 ट्रिलियन जो है वो इनकी जीडीपी है 2000, और भारत की जीडीपी कितनी है 3.6, तो ये भी ध्यान में रखना है। देन उसके बाद इंडिया आसियान के रिलेशंस अगर हम बात करें, अब हम इंडिया सेंट्रिक चलते हैं, ठीक है। तो इसमें इंडिया जो है वो सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना था 1992 में, और फुल डायलॉग पार्टनर बना 1996 में। तो हम बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारे जो आसियान के साथ जो रिलेशन है वो कब से शुरू हुए, 1992 से। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि जो आसियान है वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। देन उसके बाद जॉइंट इंडिया ने ज्वाइन किया था आसियान रीजनल फोरम, इसको ज्वाइन किया था 1996 में। इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा जो 2009 में आया, यानी कि हमारा इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब टैरिफ वगैरह नहीं लगेंगे। और 2014 में जो है वो सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट पे आ गया, तो 2009 में गुड्स पे था, उसका 2014 में सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट पर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। देन उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि आसियान और इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया 2012 में। तो देखो इवॉल्व हो रहा है, अब हम बता सकते हैं इसको इवॉल्व, कि हमारे जो आसियान के साथ रिलेशन है वो इवॉल्व हो रहे हैं और अपग्रेड हो रहे हैं। तो हमने पहले नॉर्मल सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बने, फिर फुल डायलॉग पार्टनर बने, फिर उसके बाद रीजनल फॉरम पे चले, फिर उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गुड्स पे गए, फिर सर्विसेज पे गए, फिर हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू कर दी 2012 से। और इंडिया जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है ईस्ट आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस में, तो ये अभी जो है वो न्यूज़ में था। तो ये मेंबर नेशंस हैं, याद कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, म्यांमार चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको याद रखना है। लाओस भी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और वियतनाम भी जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और इनके कंट्रीज कौन कौन के कहाँ पर बॉर्डर शेयर कर है, साउथ चाइना सी में अगर हम बात करें तो फिलीपींस यहाँ पर चाइना से परेशान है, और हमारा जो फिलीपींस बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। और हम उन्हें जो है वो अभी हमने ब्रह्मोस भी जो है वो उनको प्रोवाइड करी। देन उसके बाद है सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज, सी ड्रैगन 2025, ठीक है, 2025 एक्सरसाइज जो है अभी इंडियन नेवी ने यहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया सी ड्रैगन। और अगर हम बात करें इसको किसने होस्ट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने, तो याद रखना USA ने जो है वो इसको होस्ट किया है। एक मल्टी नेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, और इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर वो कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है जो इंडो पैसिफिक रीजन की है। अभी आप इसको लिख सकते हैं कि ये भी एक तरह से जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए जो है वो एक इनिशिएटिव हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमें हमारे लिए याद करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो बायलेटरल नेवल ड्रिल है ना, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2019 में होती थी, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सपैंड कर दिया गया था, जितने भी अलाइज थे उनके, लाइक इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2021 में, जो आपको याद रखना है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया, ये सभी जो है उसमें मेंबर्स हैं, जो आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है गंभीर रिवर। गंभीर रिवर के बारे में अगर हम बात करें तो गंभीर रिवर जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। इसको जो है वो उतनगन भी कहते हैं लोकली, अगर हम बात करें तो उतनगन। और सीजनल रिवर है, सीजनल रिवर वो रिवर्स होती है जो मानसून के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होती है। एक होती है पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जिसमें पानी आपको 12 महीने देखने को मिलेगा, यानी कि तो मानसून के टाइम पे पानी हो रहा है, और दूसरा मेल्टिंग ऑफ द स्नो बर्फ़ के पिघलने की वजह से पानी हो रहा है, जैसे हिमालय की नदियाँ, ठीक है। उसका एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर होती है जो हिमालयस के ओरिजिन से पहले एग्जिस्ट करती है, जैसे कि गंगा रिवर हो गई, इंडस रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई। ये एंटीसीडेंट रिवर है, ये पहले से ही एग्जिस्ट करती थी हिमालयस के ओरिजिन से पहले।
तो गंभीर रिवर का जो बेसिन है अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में लोकेटेड है राजस्थान के। सीजनल रिवर है जो हमें याद रखना है। अब सीजन पे एक्टिव हो रही है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड्स भी रहती है। अभी उसके बाद जो हमें इसमें जो पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि ये जो ओरिजिन रिवर ओरिजिन होती है ना, ये होती है अरावली हिल्स में। एक पहला पॉइंट हो गया कि रिवर कहाँ पर ओरिजिनेट हो रही है, अरावली हिल्स। और अरावली हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस हमें याद रखना है कि अरावली रिवर का जो एक्सटेंशन है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली हिल्स का एक्सटेंशन है। और अरावली हिल्स जो है वो फोल्ड माउंटेन है, पहला पॉइंट। और ये हिमालय से पुरानी है, जो हमें याद रखना है कि हिमालय से पुरानी है, पहले दूसरा पॉइंट। तीसरा ओल्डेस्ट, ठीक है। और थर्ड आ गया ये फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। और इरोजन की वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। प्लस अभी अगर हम बात करें तो लैंडस्लाइड्स, पहला पॉइंट। और सेकंड उसके बाद इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पर काफ़ी हो रही है। डिफॉरेस्टेशन का चैलेंज यहाँ पे बना हुआ है, जिसके रिगार्डिंग एनजीटी ने भी काफ़ी कंसर्न रेज किया है। अब हम एक और तरीके से इसको पढ़ सकते हैं अरावली को। हम अरावली से रिलेटेड एक पॉइंट और समझ सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो टाइगर रिजर्व जो है वो अरावली हिल्स में। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम एक नई अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। स्टेट में तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में कितने हैं, ठीक है, जैसे रणथंभौर हो गया। लेकिन अब हमें ये समझना है कि अरावली हिल्स में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। जैसे मान लीजिए आपको नोट लिखने के लिए आ गया कि राइट ए नोट ऑन द अरावली हिल, देन यू हैव अ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, कि आपके पास एक अलग पॉइंट होगा। आप बता सकते हैं कि अरावली हिल्स में ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, कि कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से इनिशिएटिव जो है अरावली हिल्स में लिए गए हैं। देन उसके बाद इसमें आपको ट्रिब्यूटरीज के बारे में जो हम याद कर सकते हैं। एक तो ये जो रिवर है ये वाटर सप्लाई करे केवलादेव नेशनल पार्क को, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करें गंभीर रिवर की, तो सीसा, खेर और परबती, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो आपको याद रखना है कि इनकी जो है ट्रिब्यूटरीज है। उसका नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जो है उसको उन्होंने लॉन्च किया। किसके साथ पार्टनरशिप करी है? गॉलप के साथ और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यानी कि इन्होंने पब्लिश किया और पार्टनरशिप करी है गैलॉप के साथ और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस। अब यहाँ से एक पॉइंट हम पहले लर्न कर लेते हैं, वो यह है कि जो सस्टेनेबल जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स है, ये टोटल 17 गोल्स है और 169 टारगेट है जिनको हमने अचीव करने का टारगेट रखा है 2030 तक, ठीक है। और भारत के रिगार्डिंग एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड जो ये मतलब जितने भी हमारे G20 के मेंबर्स हैं ना, उसमें भारत और यूके 2 ऐसी कंट्रीज़ है जो कि अभी ये जो SDGs है इनको अचीव करने के लिए जो है वो अच्छे जो है वो रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। देन उसका देखो हैप्पीनेस की अगर हम बात करें 2025 की रैंकिंग में, तो हमें सिर्फ रैंकिंग याद रखनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट तो सबसे टॉप अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या जो है वो पैरामीटर्स रहते हैं, कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं कि जो है वो कौन सी देश का कितना रैंक रहेगा। तो सबसे पहले तो देखो हैप्पीनेस के रिगार्डिंग यहाँ पर सोशल सपोर्ट, जीडीपी पर कैपिटा, हेल्थी लाइफस्टाइल, ठीक है, फ्रीडम, जेनरसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये सभी को जो है वो मेनली टारगेट किया जा रहा है, फिर तभी कैलकुलेशन की जा रही है रिगार्डिंग द रैंक। तो फिनलैंड का रैंक जो है वो सबसे टॉप पर है और फिनलैंड जो है वो 8th टाइम जो है वो टॉप किया है फिनलैंड ने। नॉर्डिक नेशंस में अगर हम बात करें, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन ये चल रहे हैं टॉप 4 में, ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है, इनको कोई रोक नहीं। सो दैट मीन्स नॉर्डिक नेशंस इज़ अ काइंड ऑफ अ राम राज्य। हम बता सकते हैं वहाँ पे करप्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉपर मेजर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सोशल वेलफेयर बहुत अच्छे से प्रमोट हो रहा है। उसके बाद यूके का रैंक आता है 23rd, यूनाइटेड किंगडम का रैंक, यूएस का रैंक आता है 24th, चाइना का रैंक आता है 68th, जो आपको याद रखना है, ठीक है। और अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का रैंक जो है वो आता है 147, सबसे कम, ठीक है। लास्ट ईयर 143 था, लेकिन इस बार जो है वो 147 पे पहुंच गया है। अब हम बात करें पैलेस्टीन का रैंक आता है 108, ठीक है। यूक्रेन का रैंक आता है 111, लास्ट टाइम 105 था, और पैलेस्टीन का रैंक जो 103 था लास्ट टाइम। इंडिया का रैंक जो 118 है, लास्ट टाइम कितना रैंक था ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो 113 है, बांग्लादेश की अगर हम बात करें 134, और पाकिस्तान का रैंक आता है 109, नेपाल का 92 और चाइना का 68, जो आपको याद करके रखना है। तो इंडिया का रैंक याद रखना है 118 और टॉप क्या है फिनलैंड ने, जो आपको याद करके रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है सिक्किम गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है टूरिस्ट फी ऑफ ₹50 पर पर्सन। अब ये टूरिस्ट फी
अभी इको टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा। तो इन्होंने कहा है कि सिक्किम में कोई भी अगर टूरिस्ट एंटर होता है तो उसको 50 रुपये जो है वो फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो है वो इसके लिए प्रोविज़न, मतलब इन्होंने एक प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया है, सिक्किम रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड रूल्स 2025, उसके अंदर जो है वो सिक्किम ने क्या किया है कि टूरिस्ट फी लगाई है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो टूरिस्ट फी लगाने का एक तो रहता है कि सरकार के पास रेवेन्यू जाएगा, फिर सरकार उसको इको टूरिज्म के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। प्लस सिक्किम का याद रखना है, सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है, यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती है, तो ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। और सिक्किम को कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो ऐड किया गया है एज एन स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है और एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर आप इसको तुरंत रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि ये लिंक कर गया करंट और स्ट्रेटेजी के। देन उसके बाद नेक्स्ट है एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एंटी डंपिंग साइंस टू स्प्रेड अवेयरनेस। अगर हम बात करें तो इसको इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। एनुअल कॉन्फ्रेंस है 2025 की, और थीम अगर हम बात करें एंटी डोपिंग साइंस इनोवेशन एंड चैलेंजेस जो है वो थीम रहेगी। और एंटी डोपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है रिगार्डिंग लाइक अगर हम बात करें इसमें ओलंपिक्स हो गया इन सभी के रिगार्डिंग। देन उसके बाद आरबीआई ने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन आरबीआई ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज करी है ये कहाँ पर, मुंबई में, और मुंबई में ही जो है वो आरबीआई का हेडक्वार्टर है, जो आपको याद रखना है। थीम अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल द एआई एडवांटेज। ओम्बुड्समैन की अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है, देखो ओम्बुड्समैन एक ग्रीवियंस एड्रेसल, ग्रीवियंस मतलब हमारी जो है वो प्रॉब्लम सुनने के लिए जो बनाया गया अगेंस्ट द बैंक्स, लाइक अगर कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम बैंक के रिगार्डिंग, तो फिर हम ओम्बुड्समैन में अप्लाई कर सकते हैं, हर बैंक का अपना ओम्बुड्समैन होता है। देन उसके बाद यहाँ पर इसको किसने इनॉग्रेट किया, संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के गवर्नर है, और अभी रिसेंटली जो है उनको आरबीआई का गवर्नर भी जो है वो अपॉइंट किया गया है। प्लस आरबीआई के बारे में अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में बनाया गया, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि आरबीआई को सेटअप किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट गवर्नर अगर हम बात करें तो सर ओसबोर्न स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर अगर हम बात करें तो दैट इज सी डी देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर। और 26 गवर्नर अगर हम बात करें तो संजय मल्होत्रा, रिप्लेस किया है शक्तिकांत दास को। और शक्तिकांत दास जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं प्राइम मिनिस्टर के, सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं प्राइम मिनिस्टर के शक्तिकांत दास। देन उसके बाद सेबी के बारे में भी बात करेंगे, काफ़ी न्यूज़ में रहता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया है 1988 में, 12 अप्रैल 1988 में, लेकिन जो ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट हुई है ना उसके वो है सेबी एक्ट 1992 के अंदर। तो याद रखना, अगर तो ऑप्शन में 1992 है तो 1992, लेकिन अगर 1988 है तो आपको 1988 ही करना पड़ेगा। देन उसके बाद हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो मुंबई में है। चेयरपर्सन अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं तुहीन कतना पांडे, ठीक है, रिप्लेस किया उन्होंने मधाबी पुरी बुश को, जो कि फर्स्ट फीमेल जो है वो चेयरपर्सन रही है सेबी की। और सेबी जो है वो सेटअप किया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उदय कोटक कमेटी, और उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर हम बात करें जी राम मोहन राव जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देन उसके बाद एट द एंड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो वाज ऑनर्ड विद द नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ देम्ब्रोग बाय द किंग ऑफ डेनमार्क। तो ऑप्शंस है इसमें, जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करें दैट इज ऑप्शन डी विजय शंकर। वैसे इसमें ऑप्शंस रहेंगे नारायण स्वामी, एन शंकर, के एस नारायण और विजय शंकर। द करेक्ट आंसर इज विजय शंकर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर द होस्ट नेशंस। तो साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ जापान। और जो ये होस्ट नेशंस की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको, ये जो है वो होस्ट करेंगे फीफा 2026 वर्ल्ड कप। उसका नेक्स्ट है वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को, और 21 मार्च बहुत 21 देखो 21 मार्च, 22, 23 और 24 ये इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों डेज जो है वो 20 भी, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को। तो अभी ग्लेशियर कब हो रहा है, 21 को हो रहा है। और आपका जो है वो रेशियल एलिमिनेशन अगर हम बात करें दैट इज़ 21 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये भी जो है वो 21 मार्च को रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम थीम की बात करें ना कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की, तो वो थी फॉरेस्ट एंड फूड जो 2025 के लिए थीम। प्लस साथ में ये याद रखना है कि ये जो डे एस्टेब्लिश किया है, ये एस्टेब्लिश किया गया 2012 में यूनाइटेड नेशंस ने, ताकि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें।
लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज विच इंडियन स्टेट इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक मार्किंग अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल रैट होल माइनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ मेघालय। और मेघालय में जो रैट होल माइनिंग है उसको लेकर काफ़ी चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे थे, काफ़ी वर्कर्स जो ट्रैप हो रहे थे, इवन एनजीटी ने भी स्ट्रिक्ट जो वार्निंग दी थी और बैन कर रखा था इसको। तो देन अभी वो जो है वो साइंटिफिक कोल माइनिंग की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।